नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली 3 वीडियोस में हमने पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में विस्तार से बात की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन टेस्ट्स की लीगल वैल्यू क्या है। क्या ये टेस्ट लीगली ठीक मान सकते हैं इनको? सुप्रीम कोर्ट या हमारा सिस्टम इन टेस्ट्स के बारे में अपनी क्या ओपिनियन रखता है? इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमेशा 2 बातों पर ही जोर दिया जाता है। पहली कि क्या ये कंपलसरी है या कंपलसरी होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को कि कंपलसरी होने चाहिए? किसी को पकड़कर लेटाकर इंजेक्शन लगा दिया और सवाल पूछ लिए, सरकार का टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। मान लीजिए आप पर कभी अपने ही किसी दोस्त ने कोई आरोप लगा दिया कि इसने मेरे पैसे चुरा लिए। पुलिस तुरंत कहेगी कि चल भाई लेट, इंजेक्शन लगाया और पूछ लिया, पता चला चोरी की ही नहीं। आपको बोल दिया जाए कि उठो और जाओ। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? सोचिए, अपने ऊपर आते ही हमारे विचार बदल जाते हैं, वहीं दूसरों के ऊपर आए तो तुरंत बोल उठते हैं कि हाँ होना चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर कोई ये टेस्ट करवाता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी मानी जाए। क्या इस टेस्ट की रिपोर्ट से मान लिया जाए कि ये रिपोर्ट एकदम फाइनल है या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए? इस टेस्ट को लेकर पहले प्रश्न पर चलते हैं कि इसको कंपलसरी माना जाए या ना माना जाए। एक बेसिक सा कंसेप्ट समझिए। बात जब भी कानून की हो तो हमेशा एक गहरी और वेट वाली बात करनी चाहिए। हल्के में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। लोग 1 मिनट में पुलिस और कानून पर उंगली उठा देते हैं कि ये कैसी पुलिस है, ये कैसा कानून है, इनसे कुछ नहीं होता। इतना टाइम लगाते हैं, कसाब को बिरयानी खिला रहे हैं, उसको तुरंत मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर दो, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बोलने में आसान है। एक बात समझ लीजिए कि कानून की दुनिया में एक आदर्श वाक्य या एक्सियोम चलता है। एक्सियोम का मतलब होता है एक मूल वाक्य या मूल सिद्धांत, एक बेसिक प्रिंसिपल जिसके बेस पर सब चीजें बनाई जाती हैं। एक यहूदी दार्शनिक या फिलोसोफर था जिसका नाम था मोजेस मेमोनाइट। इन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हजारों अपराधी बेशक छूट जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये वाक्य सभी ने सुना होगा, लेकिन ये बात किसने कही थी उसका नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये बात मोजेस मेमोनाइट्स ने कही थी। अब कानून की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? आप कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन कई क्रिमिनल इतने चालाक हैं कि वो छूट ही जाते हैं, कई बेकसूर भी फंस जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि एक भी बेकसूर को सजा ना हो और एक भी क्रिमिनल ना बचे, और तकरीबन सभी हम लोग ये चाहते भी हैं कि ऐसा सिस्टम हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे पर आरोप लगा दिया कि इसने मुझे मारा, मुकदमा दर्ज हो गया, मामला कोर्ट पहुंच गया। अब जज कहेगा कि भाई मैं न्यूट्रल होकर चलूंगा तो फैसला नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एक प्रिजम्पशन लेके चलता हूं। प्रिजम्पशन का मतलब पूर्व मान्यता से है। उस जज की पूर्व मान्यता क्या है? दुनिया के किसी भी सभ्य देश का लीगल सिस्टम ले लीजिए, वो सब इसको मानते हैं और कहते हैं कि हम ये मानकर चलेंगे कि जो शिकायत है वो झूठी है और जिसके खिलाफ शिकायत है वो बेकसूर है। हाँ, अगर साबित हो गया तो अपराधी मान लेंगे, लेकिन जब तक साबित नहीं होगा तब तक इसको अपराधी नहीं मानेंगे, बेगुनाह ही मानेंगे। जब शिकायत करने वाले को भी साबित करना पड़ेगा और अगर साबित नहीं होगा तो वो छूट जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे अपराधी भी छूट जाते हैं। अब दूसरा रास्ता क्या है? सेम एग्जाम्पल लेते हैं। शिकायत हुई, जज ने कहा कि हम मानकर चलेंगे कि आपने अपराध किया है, इसलिए शिकायत की गई है। आप साबित कर दीजिए कि आपने अपराध नहीं किया है, नहीं तो आपको तुरंत लटका देंगे। ऐसे में एक भी अपराधी नहीं छूटेगा, लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे बेकसूर भी लटका दिए जाएंगे और इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे लीगल सिस्टम में। तो ऐसे में हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या करती है कि सामान्य मामलों में मानकर चलते हैं कि जब तक अपराध साबित ना हो जाए तब तक सामने वाला बेगुनाह है। अगर अपराध साबित हुआ तो सजा हो जाएगी। महिलाओं और वंचित वर्गों के मामले में थोड़े से लिबरल हैं कि अगर इन्होंने शिकायत की है तो कुछ हद तक सही ही होगी, लेकिन फिर भी साबित करना होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सिस्टम ठीक है कि जब तक अपराध साबित ना हो तब तक आप बेगुनाह हैं। कमेंट करने से पहले वहां पर खुद को रख कर देखना कि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी कि ये रात को सड़क पर तलवार लेकर घूम रहा था और मैं इसके पास से निकला तो इसने मेरी उंगली काट दी, और उसने अपनी कटी हुई उंगली भी दिखा दी एविडेंस के तौर पे। भले ही उंगली कहीं और वो कटवा कर आया हो, लेकिन आरोप लगा दिया, पुलिस ने आपको पकड़ लिया और पुलिस कह रही है कि अब तो तुम गए 5 साल के लिए अंदर।
बचना है तो साबित करो कि तुमने तलवार से इसको नहीं मारा। अब कैसे साबित करेंगे आप? अब वहीं दूसरी ऑप्शन में चलते हैं, इस पूरी घटना को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब शिकायत करने वाले से पुलिस कहती है कि पहले साबित करो कि इसने ही तुम पर तलवार चलाई है। इन दोनों में से कौन सा तरीका ठीक रहेगा? अपनी राय जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। जब तक साबित ना हो बेगुनाह मानेंगे। इसी बेस पर वो सिद्धांत बना है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब स्पेसिफिकली कानून की बात होती है तो किसी भी अभियुक्त के मामले में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो दोषी नहीं है, लेकिन अगर साबित हो गया तो वो दोषी होगा और सजा भी मिलेगी। संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा संकट था। जाहिर सी बात है कि हमारे कानून की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 1935 के एक्ट से ली गई हैं और इंग्लैंड के सिस्टम में भी थी। हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब उस समय अंग्रेजी शासकों ने बनाया था, जो कि इंग्लैंड के सिस्टम से मिलता जुलता था। हर जगह इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कि कहीं पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर ना कर दे ऐसे अपराध मानने के लिए जो उसने किए ही ना हो। इसलिए उनको बचाना भी बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे संविधान में, संविधान यानी सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कानून जिस पर देश चलता है, बाकी सभी कानून इसके नीचे हैं और संविधान का अनुसरण करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 20 है, जिसका क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है या अक्यूज्ड है तो उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। Someone accused for any crime shall not be compelled to be a witness against himself। मुद्दा यह है कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। दुनिया भर के आरोप लगते रहते हैं। पुलिस ने पकड़ लिया और कहा तुम्हारे ऊपर आरोप है चोरी का, क्या तुमने की है? तुमने कहा नहीं। पुलिस ने कहा अच्छा जरा साइड वाले कमरे में चलो, वहां लाठी और भाला तैयार लेके बैठे हैं और लपेट देते हैं तसल्ली से। आदमी को लगता है कि भाई मैं मान ही लेता हूं मैंने चोरी की है, नहीं तो ये जान से मार देंगे। और आप कहते हैं कि हाँ मैंने चोरी की है। तो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हम भी तो पहले यही कह रहे थे कि इसने चोरी की है, चल लिख कर दे कि हाँ मैंने चोरी की है। अदालत में दिखाया गया कि इसने चोरी की है, लिख कर भी दे दिया और रिकॉर्डिंग भी है और उसके बयान भी है। जज ने पूछ लिया कि क्या तुमने चोरी की है? आपने बोला कि हाँ जी की है मैंने चोरी। जज साहब ने कहा कि फिर जाओ 1 साल के लिए जेल में। हो गया फैसला, केस बंद। जबरदस्त इफेक्टिव पुलिसिंग सिस्टम, सब बढ़िया और स्पीड से काम चल रहा है, सब कुछ इफेक्टिवली काम हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी पुलिस व्यवस्था तो हम में से कोई नहीं चाहेगा। इसलिए संविधान में लिख दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये रूल केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर सभ्य देश में है। इस बात को और क्लियर या स्पष्ट करने के लिए सीआरपीसी होता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब है कि आपराधिक मामलों में कोर्ट की कार्यवाही कैसे चलेगी, इसमें यह बताया गया है। आपने सुना होगा कि जब भी गवाही होती है तो या तो वो सेक्शन 161 में होती है या फिर सेक्शन 164 में होती है। जब पुलिस गवाही लेती है तो वो सेक्शन 161 के तहत लेती है और जज या मजिस्ट्रेट गवाही लेता है तो वो 164 के तहत गवाही लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस ने आपसे क्या कहलवाया, क्या लिखवाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लिख कर भी दे देंगे तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। गवाही की वैल्यू केवल तब है जब वो सेक्शन 164 के तहत हुई हो और 164 के तहत गवाही मजिस्ट्रेट के सामने होती है और जज आपको बोलेगा कि देखिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका मन ना करे तब तक। कन्फेशन का मतलब इकबालिया बयान है कि मैंने ये जुर्म किया है। जज आपको साफ साफ बताएगा कि कानून व्यवस्था के तहत आप कन्फेशन करने के लिए मजबूर नहीं हैं, ये टोटली आपकी चॉइस का मामला है। हाँ, अगर आप मेरे सामने कन्फेशन करेंगे तो ये आपके खिलाफ एक सबूत बन जाएगा। उसके बाद गवाही ली जाएगी और नोट की जाएगी, फिर उसको पढ़कर आपको सुनाया जाएगा और फिर उस व्यक्ति के सिग्नेचर उस गवाही पर लिए जाएंगे और गवाही लेने वाला जज भी उस पर सिग्नेचर करेगा। साइन करने से पहले जज एक पैराग्राफ लिखता है, उसमें बताया जाता है कि हमारे द्वारा सारे नियम बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति ने किसी भी दबाव में आकर यह बयान नहीं दिया है। तब गवाही सेक्शन 164 में दर्ज होती है। इसी कानून के सेक्शन 281 में बताया गया है कि गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो सेक्शन 161 और 281 को मिलाकर काम किया जाता है। अब सेक्शन 161 में क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अधिकार है कि वो पूछताछ के लिए बुला सकता है, बातचीत कर सकता है या विटनेस बना सकता है।
जो उस अधिकारी के हिसाब से उस पर्टिकुलर केस के बारे में जानकारी रखता है उसको। ये सब सेक्शन 161/1 में कहा गया है। सेक्शन 161/2 कहता है कि पुलिस का अधिकारी उस व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकता है और उस व्यक्ति को सामान्यतः हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य है, केवल उन सवालों को छोड़कर जिनके बारे में उसे लगता है कि इनका जवाब देने से वो खुद अपराधी साबित हो जाएगा। यानी आप सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन अगर किसी सवाल के जवाब देने से आपको ऐसा लगता है कि आप फंस रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। इसी बात पर नंदिनी सत्यापति नाम की महिला थी। ये उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी जब इमरजेंसी लगी थी तब। 1978 में इनका एक केस हुआ। पुलिस ने इनसे सवाल पूछे तो इन्होंने क्या किया कि हर सवाल पर चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं। इनका कहना था कि आपका हर सवाल ऐसा है कि अगर मैं जवाब दूंगी और मैं अपने खिलाफ गवाही दूंगी। संविधान के आर्टिकल 20/3 और सीआरपीसी के सेक्शन 161/2 मुझे परमिशन देता है कि मैं ऐसे सवालों के जवाब ना दूं। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कि अगर कोई अभियुक्त जवाब ही ना दे तो हम क्या करें, पुलिस वाले पूछ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना कि राइट टू साइलेंस का अधिकार हमारे पास है, इसलिए पुलिस दबाव नहीं डाल सकती, और पुलिस दबाव डाले तब भी आप कह सकते हैं कि हम चुप रहेंगे। अब इससे पुलिस की परेशानी और बढ़ जाती है, वो पूछताछ करे भी तो कैसे करे। अब पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट की बात करते हैं कि क्या ये कंपलसरी करने चाहिए। अगर कंपलसरी करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 20/3 और सीआरपीसी के सेक्शन 161/2 का वायलेशन हो जाएगा। नार्को किसी का किया, अब वो तो होश में है नहीं, उसने बोल दिया और उसके खिलाफ की गवाही हो भी गई। अब अपने खिलाफ गवाही देने की बाध्यता जो संविधान और सीआरपीसी मना करती है। सन 1997 में इंदिरा पी चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने इसी मुद्दे को पकड़कर एक पिटीशन फाइल किया कि आप इसको क्यों कंपलसरी करते हैं, क्यों हमें परेशान करते हैं। इन्होंने ये बात एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी पूछी। उसके बाद एनएचआरसी ने सन 2000 में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं कहा था इस मामले में। एनएचआरसी ने कहा, जिसकी बात को मानना जरूरी नहीं होता क्योंकि वो एक सुझाव के रूप में होती है। एनएचआरसी ने कहा कि भारत के संविधान और कानून के तहत किसी भी अभियुक्त या गवाह को पॉलीग्राफ या इस तरह के टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी में भी ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा कि हाँ मैंने इस टेस्ट की परमिशन दे दी है। जब व्यक्ति से परमिशन ली जाएगी उससे पहले उसको बताएंगे कि इसमें लीगल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। उसे सभी बातों का पता होना चाहिए। साथ ही उसको ये भी बताया जाएगा कि इसमें जो भी चीजें निकलेंगी वो कन्फेशन नहीं मानी जाएंगी। इसका कारण है कि कन्फेशन लेने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास है और किसी के पास नहीं है, ना ही पुलिस के पास, ना ही किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, ना ही किसी डॉक्टर के पास और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को। कानून की व्यवस्था कहती है कि जब आप अभियुक्त से बात करेंगे तब वो होशो हवास में होना चाहिए। अगर वो होश में ही नहीं है तो हम उस समय की गवाही को कैसे वैल्यू दे सकते हैं। और उसके बाद साल 2010 में सेल्वी की जजमेंट आ गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बातों को मानेंगे, कंपल्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेंटल प्राइवेसी के खिलाफ भी बताया। राइट टू प्राइवेसी संविधान के आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू पर्सनल फ्रीडम आता है। आप किसी के दिमाग में घुसकर ऐसी बातें निकाल लाए जिनका कहीं भी बड़ी आसानी से मिसयूज किया जा सकता है। बंदे की प्राइवेसी खत्म हो गई। राइट टू मेंटल प्राइवेसी भी एक बहुत जरूरी चीज है और यह भी उसके कारण खत्म हो जाएगी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डिग्निफाइड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ का मतलब है पशु जैसी जिंदगी जीना नहीं, बल्कि एक डिग्निटी वाली लाइफ होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल लाइफ होनी चाहिए। इस टेस्ट में डिग्निटी भी खत्म हो गई। आईपी चौधरी ने अपने पिटीशन में आरोप लगाया था कि मुझसे परमिशन तो ले ली टेस्ट की, लेकिन टेस्ट के नाम पर जो मेरा हाल किया गया उसमें डिग्निटी बिल्कुल नहीं थी। ये टेस्ट इतने सारे कानूनी अधिकारों के खिलाफ जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। सरकार ने बहुत दबाव बनाया और कहा कि अगर इसकी परमिशन मिलेगी तो 3rd डिग्री खत्म हो जाएगी, जल्दी फैसले होंगे और राज्य पर दबाव कम होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग रेफरेंस में कहा कि अगर ये आपके लिए इतना ही जरूरी है तो आप संविधान और एक्ट में संशोधन कर दीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें एक और बात आती है कि अगर किसी ने टेस्ट करवा लिया, कई बार लोग खुद भी करवा लेते हैं, जैसे कोई गलत फंसा दिया गया किसी केस में तो वो खुद बोल देता है कि भाई नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाइए मेरा। उसको पता है कि अगर ये होगा तो मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगा। अब बात ये आती है कि अगर किसी का टेस्ट हो गया तो उसकी एडमिसिबिलिटी होगी या नहीं होगी।
एडमिसिबिलिटी मतलब उसको स्वीकार किया जाएगा या नहीं, और इसका जवाब देगा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट बताता है कि गवाही की वैल्यू क्या होगी, प्रूफ या एविडेंस किसे माना जाएगा, किसे केवल स्टेटमेंट माना जाएगा और किसे रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसी एक्ट के एक प्रोविजन का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2010 के सेल्वी मामले की बात करेंगे हम। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25, 26, 27 समझ लेते हैं एक बार। सेक्शन 25 कहता है कि अगर किसी ने पुलिस के सामने कन्फेशन किया है या कोई विटनेस दिया है, उसके बेस पर उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है ये बात गांठ बांध लीजिए, भगवान ना करे कि कहीं आप फंस जाएं और कोई पुलिसकर्मी टॉर्चर करे। हालांकि अब पुलिस भी इस बात को समझ चुकी है और ध्यान रखती है इन चीज़ों का, थोड़ी सी सुधर गई है। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसे पुलिसकर्मी के हाथों में आ गए और वो कहता है कि लिख कर कागज पर दे कि तुमने ये अपराध किया है। बिल्कुल मत डरना, और उस समय उससे बचने के लिए आप बेशक लिख के दे दो। उससे पूछ लो कि हाँ भाई बताओ, लिख देता हूं, किस किस का नाम लिखना है, कौन से जुर्म करने हैं, कुछ और भी हो तो वो भी बता दो, मैं सब लिख के देता हूँ। कोई मर्डर का केस लगाना हो तो वो भी बताओ, वो भी मैं लिख के देता हूँ कि हाँ मैंने ही मारा था। हमेशा ध्यान रखना, सीआरपीसी सेक्शन 161 और इंडियन एविडेंस एक्ट 25 पुलिस को लिख कर दिए गए की रत्ती भर वैल्यू नहीं होती, कोई नहीं पूछता इसको। ध्यान रखिए, पुलिस के सामने आपने ऐसा कोई बयान दिया है जिसमें आप अपराधी साबित हो रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके बयान की वैल्यू रहेगी। अब आते हैं सेक्शन 26 पर। यह कहता है कि कोई ऐसा बयान जो पुलिस कस्टडी में रहते दिया गया हो, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। पुलिस कस्टडी में बयान की वैल्यू केवल तब होगी जब बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया हो या मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया हो। अदरवाइज उस बयान की रत्ती भर वैल्यू नहीं होगी अगर उस बयान से व्यक्ति खुद अपराधी साबित हो रहा है तो। सुप्रीम कोर्ट का सिंपल कहना है कि पुलिस कस्टडी में नार्को टेस्ट हो रहा है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो रहा है, तो एविडेंस एक्ट 25-26 के तहत ऐसे बयान की कैसे वैल्यू मान ले। फिर सवाल उठता है कि पुलिस करवा क्यों रही है ये सब ताम झाम, इतना मीडिया, टीवी, सब कुछ, जब इसकी वैल्यू नहीं है तो क्यों करवा रहे हैं। इसका जवाब है सेक्शन 27 में। ये सेक्शन एक तरह से एक्सेप्शन है सेक्शन 25 और 26 का, यानी 25-26 की कंडीशन अपनी जगह है, लेकिन अगर इस तरह की बातें हुई जो इसमें बताई गई हैं तो सेक्शन 27 लागू हो जाएगा। अब सेक्शन 27 कहता है कि मान लीजिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और किसी ने कुछ कहा जिससे वो अपराधी साबित हो रहा है, तो इस बात की तो वैल्यू बिल्कुल नहीं है कि उसने खुद अपराधी अपने आप को साबित कर लिया। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी बात कही और पुलिस ने उसके बेस पर कुछ फैक्ट्स निकाले और आगे चलकर पुलिस अपनी फाइंडिंग्स में कुछ ऐसे फैक्ट निकाल लाए जिससे ये साबित हो जाए कि ये व्यक्ति अपराधी है, तो उन फैक्ट्स की वैल्यू मानी जाएगी और वो एडमिसेबल होंगे। आफ्ताब वाले टेस्ट से समझिए, उसने कहा कि हाँ मैंने खून किया था, इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मान लीजिए नार्को टेस्ट में पुलिस ने पूछा कि चाकू कहाँ रखा है, उसके मुंह से निकल गया चाकू तालाब के अंदर डाला था। फिर पूछा सिर का हिस्सा कहाँ रखा है, उसने जवाब दिया कि फलानी फलानी जगह पे दबा रखा है। अब समझिए बात, हाँ मैंने मारा था इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने चाकू और सिर कहाँ है ये बता दिया और पुलिस ने अपनी टीम भेजकर चाकू रिकवर कर लिया और उसके ऊपर से उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। अब चाकू और फिंगरप्रिंट्स ये दोनों अपने आप में एक एडमिसेबल एविडेंस बन सकता है। नार्को, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि व्यक्ति ने अपराध किया है, उसकी अपने आप में वैल्यू नहीं मानी जाएगी, लेकिन उन टेस्ट्स के अंदर से जो बातें सामने आएंगी उनके बेस पर अगर पुलिस कोई फैक्ट ढूंढ लेती है और उस फैक्ट से ये साबित हो जाता है कि व्यक्ति अपराधी है, तो उन फैक्ट्स की वैल्यू मानी जाएगी। ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में लिखी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेल्वी जजमेंट में इसका उल्लेख किया है। अब कुछ लोगों का मानना है कि सेक्शन 45 और 45A का भी रेफरेंस ले सकते हैं इसमें। अब सेक्शन 45 क्या है आइए समझते हैं। सेक्शन 45 है, जैसे कोई केस चल रहा है, उसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी की हैंडराइटिंग मिलानी है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी हैंडराइटिंग मैच कराने के लिए। अलग अलग मामले में अलग अलग एक्सपर्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है, कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये सेक्शन कहता है कि किसी केस को निपटाने के लिए यदि जज को किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो उसकी राय ली जा सकती है और उस एक्सपर्ट की राय को रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, वो एविडेंस नहीं होगी। यानी जजमेंट करते हुए राय का भी एक ठीक ठाक वेटेज हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा।
सेक्शन 45A में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट के बारे में बताया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या डेटा वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, पेन ड्राइव वगैरह में डेटा जो होता है उसके बारे में। इस पूरे वीडियो में कई बातें साफ हो गई, जैसे पॉलीग्राफ, नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट पुलिस अपनी मर्जी से नहीं करवा सकती, लेकिन अगर वो व्यक्ति कहे तो करवाया जा सकता है। इन तीनों टेस्ट के एक्सपर्ट की राय अगर ली जाती है तो वो केवल रेलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी, ना कि एविडेंस। ये इन तीनों टेस्ट की लीगल वैल्यू है। नहीं समझ आया तो इन तीनों चारों वीडियोस को एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि शायद ही ये बातें आपको इतनी सरल और आसान भाषा में मिलेंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये टेस्ट फ्यूचर में हमारी कानून प्रक्रिया में, हमारी कानून व्यवस्था में शामिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।